हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ग्लिम्सेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट राइज इन नागालैंड्स हॉर्नबिल फेस्ट। तो क्या है हॉर्नबिल फेस्ट? नॉर्थ ईस्ट की जो डाइवर्सिटी है, किस तरीके से ये आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल के ज़रिए हम क्या सीख सकते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम ट्राइबल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आवर नेशन। तो मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल क्या है? द नॉर्थ ईस्ट रेनेसेंस। तो किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का आपका रेनेसेंस हुआ है या फिर रीबर्थ हम कह सकते हैं, या फिर किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है वो आगे गति कर रहा है इन इंडियाज़ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को 8 सिस्टर्स कहा जाता है और इसी के साथ भारत का अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अष्टलक्ष्मी की 8 स्टेट जो है ये। इसमें लक्ष्मी का मतलब हो गया कि जो नेचुरल वेल्थ है, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है एंड जो कल्चरल वाइब्रेंसी है ऑफ दिस रीजन। तो विकास भी विरासत भी, मतलब डेवलपमेंट भी है विथ हेरिटेज। तो अभी नॉर्थ ईस्ट अगर देखें तो डिफरेंट ट्राइब्स का क्या है आपका हैबिटेशन है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें जो आपका नेचर का ट्रेजर है, नेचुरल वेल्थ है, स्पिरिचुअल जो हेरिटेज है ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल एंड जो कल्चरल वाइब्रेंसी देखी जाती है डिफरेंट एथनिक पीपल, देन उनके जो डिफरेंट अटायर है, उनके जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, उनके जो डिफरेंट म्यूज़िक है, डिफरेंट क्यूजिन्स है। तो ये सभी चीज़ हम इसमें देख सकते हैं जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की विरासत को दिखाती है। तो ये जो डेवलपमेंट का ट्रैजेक्टरी है मॉडर्न अक्रॉस द इंडिया, तो उसमें हम नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं विथ इट्स हेरिटेज। तो मॉडर्न डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जो ट्रेडिशन है उसको इरोड करना है या फिर उसको इरेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, where ancient tribal legacy act as a catalyst for economic modernization and diplomatic soft power। तो इसमें हम नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट जो स्टेट है और उनके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके जो कल्चर को जिस तरीके से शोकेश किया जा रहा है इन रिसेंट टाइम, वो आपकी काफ़ी सराहनीय है। जैसे फैल्कॉन फेस्टिवल हो इन आपके डिमा हासाओ रीजन ऑफ असम, या फिर आपकी ट्री फेस्टिवल हो इन अरुणाचल प्रदेश, या फिर आपकी चेरी ब्लॉसम हो इन मेघालय। तो इन सभी चीज़ों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से ये इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन में एक कैटालिस्ट की तरह प्ले कर रहा है एंड डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर को दिखा रहा है। तो इसमें हम नागालैंड का जो स्पेशली अगर नागालैंड को देखें तो कल्चरल सॉफ्ट पावर हम नागालैंड का देख सकते हैं, जिसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल में 1 से जो 10 दिसंबर तक होता है, उसमें आपके जो डिफरेंट रीजन है वर्ल्ड के, लाइक यूके, फ्रांस एसेट्रा की जो पॉपुलेशन है वो विजिट करते हैं, हमारी जो कल्चरल वाइब्रेंसी है उसको एंजॉय करते हैं, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इकोनॉमिक एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं वाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अभी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है जो 1991 में लिया गया था, जिसको 2014 में रीनेम करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया। तो इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम क्या कर सकते हैं इन कोलाबोरेशन विथ हॉर्नबिल फेस्टिवल देख सकते हैं कि अभी नागालैंड में हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वो देखा जाता है। उसमें चाहे आपके नागा कॉफ़ी हो, या फिर टेक्सटाइल हो, या फिर बैम्बो फैब्रिक हो, या फिर इको टूरिज्म हो, इसके अलावा भी और भी डिफरेंट प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है? एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ को दिखाता है, क्योंकि जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल होती है इन नागालैंड, उसको जो मेजर 17 ट्राइब्स है
नागालैंड के, वो सभी मिल के इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये इसमें हम एक कल्चरल आपका जो एक्स्ट्रावेगेंसा है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कल्चरल वाइब्रेंसी है वो प्रेजेंट की जाती है। तो अभी इसमें हम ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है रिगार्डिंग नागालैंड एंड इट्स कल्चरल वाइब्रेंसी, तो उसका जो इवोल्यूशन है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, उसको हम थोड़ा ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नागालैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए किस तरीके से हिस्ट्री में डिफरेंट जो आपके घात प्रतिघात है उसके बाद भी नागालैंड आगे बढ़ा है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है। तो प्री कॉलोनियल एरा में ही अगर हम देखें तो 17 जो मेजर ग्रुप है उसमें भी आपके अंगामी, आओ, कोन्याक, लोथा, तो ये सभी हम देख सकते हैं। जो आपके 17 मेजर ग्रुप्स है इनके अंदर ध्यान रखिएगा, जो नागा एथनिक ग्रुप है इनके अंदर और भी सब ग्रुप है। ओके, डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट लैंग्वेज है, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो कॉलोनियल पीरियड अगर देखें 19 टू 20 सेंचुरी में, तो ब्रिटिश ने एनेक्सेशन किया था नागालैंड का इन 1800s। ओके, तो 1800 के बाद जो नागा हिल है उसको आपका एक्वायर कर लिया गया था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी और असम के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो जब आपकी ब्रिटिश एनेक्सेशन हुआ उसके बाद जो आपकी क्रिश्चियनिटी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन नागालैंड, तो उससे क्या है, थोड़ा बहुत जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनका डिक्लाइन देखा गया। फिर जो मिशनरीज थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया था, उन्होंने जो आपकी नागालैंड स्टेट है या फिर आप अगर नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट भी देखें तो उसमें एजुकेशन, कल्चर, इनको प्रमोट किया था। ओके, तो मॉडर्न एजुकेशन एंड जो मॉडर्न कल्चर होती है उनको प्रमोट किया था। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़ है वो भी परसिस्टेड रही। तो हम देख सकते हैं कि 1800 के बाद ही ब्रिटिशर्स आए थे। आज हम 21st सेंचुरी में भी जो नागा जो ट्राइब है उनकी जो कल्चर है, की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो अभी तक बरकरार है। नो डाउट मॉडर्न जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूड हुए हैं, इंक्लूडिंग द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नागालैंड्स इंटीग्रेशन इनटू इंडिया स्पार्क्ड इंसर्जेंसीज। तो जब नागालैंड आपका नागालैंड क्या पूरा जब देश इंटीग्रेट हो रहा था और 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो नागालैंड के इंटीग्रेशन में तो हम जब ये आपके जो भी रीज़न है हमारे, उनके इंटीग्रेशन में किस तरीके से प्रॉब्लम आया था वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो उसमें हम नागालैंड का जो किस्सा है वो भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनिशियली जो इंसर्जेंसी है वो राइज किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ अंगामी, जाफो, फिजो। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर इवोल्यूशन देखें तो फाइनली नागालैंड को स्टेटहुड दिया गया इन 1963। अनरेस्ट चल रहा था और इसके बाद भी जो अनरेस्ट है वो कंटिन्यू किया। जैसे 1980s के बाद हम देख सकते हैं NACN का फॉर्मेशन हुआ, फिर NACN में भी आपकी दो गुटों में बढ़ गई, NACN-IM एंड NACN के, तो वो सभी हम देख सकते हैं। और अभी जो पीस प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है कि डिस्कशन चल रही है, सीज फायर टॉक्स चल रहा है। ओके, तो वो हम देख सकते हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का आइसोलेशन है ड्यू टू ज्योग्राफी एंड इंसर्जेंसी, इसके वजह से टूरिज़्म जो है वो काफ़ी कम डेवलप हुआ है। लेकिन हाल ही के समय पे हम देख सकते हैं कि इंसर्जेंसी रिलेटेड मामले में काफ़ी आपकी सुधार आई है और रीजन का जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। जियोग्राफिकली भी इसको कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो रेलवे हो, रोडवे हो, इन सभी चीज़ों का, या फिर एयरवे हो, इनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। फिर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल को, एक्चुअली इसमें मेन फोकस हॉर्नबिल में दिया गया है। तो इंसेप्शन अगर देखें तो 2000 ऑनवर्ड इसको लॉन्च किया गया था इन 2000 बाय द नागालैंड गवर्नमेंट एट कोहिमास लोकल ग्राउंड। तो इनिशियली 5 दिन का ये आपका प्रोग्राम था। उसके बाद और इसका मेन जो एम था टू प्रमोट इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन, ताकि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व की जा सके, टूरिज़्म को बूस्ट किया जा सके, इको टूरिज़्म को बूस्ट किया जा सके, फिर सोशल एंड इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, जो कल्चरल वाइब्रेंसी है, उसको और आगे बढ़ाया जा सके। बाद में ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसको 10 दिन का एक इवेंट कर दिया गया 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। और ये कहाँ मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, स्पेशली अगर देखें
तो किसामा जो हेरिटेज विलेज है वहाँ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो भी मैंने आपको एम्बर कलर कर दिया है, ये सभी चीज़ें क्या है, एम्बर नहीं सॉरी, जो मैंने रेड कलर कर दिया है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। एग्जैक्टली रेड भी नहीं है, मैरून जैसा कलर किया है। तो इस ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडियाज़ लुकिस्ट पॉलिसी 1991 में ली गई। तो इसमें हम क्या है, लुकिस्ट पॉलिसी को भी, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, उससे भी लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो दूसरे देश है वो आपके जो ईस्ट एशियन देश है, जैसे सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, वियतनाम हो, तो इनसे क्या है, हम नॉर्थ ईस्ट से बेटर कनेक्ट कर सकते हैं फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो जो 1991 का लुकिस्ट पॉलिसी था, ये ट्रांजिशन होकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया इन 2014। और इसके बाद ही नॉर्थ ईस्ट को स्पेशली रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट हो, या फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट हो, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं फॉर बेटर कनेक्टिविटी ऑफ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर हम इसमें ईस्ट एशियन मतलब स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, तो क्या प्रमोट करना है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या देख रहे हैं, प्रमोटिंग इको टूरिज्म एंड एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट हमें इको टूरिज्म प्रमोट करना है। उससे क्या होगा, हमारी एक्चुअली टूरिज्म क्या होता है, एक तरह का एक्सपोर्ट सर्विस ही होता है, और इसके साथ ही इको टूरिज्म के साथ ही डिफरेंट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चैलेंज क्या देख सकते हैं रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट और स्पेशली नागालैंड को अगर देखें तो मल्टी फेसिटेड चैलेंज हम देख सकते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जो डेफिसिट है, पोर रोड है, लिमिटेड एयरपोर्ट का कंडीशन है, अनरिलायबल पावर सप्लाई है, ये सभी चीज़ें क्या करती है, टूरिस्ट एक्सेस को हिंडर करती है। देन कल्चरल इरोजन हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के प्रभाव से, या फिर जो फॉरेन क्यूजिन्स है, कल्चर है, उनके प्रभाव से क्या है, लोकल कल्चर में एक आपकी जो डाइल्यूशन है वो देखी जा सकती है। प्लस अर्बनाइजेशन के लिए भी ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस है उसमें कमी देखी गई है। देन लॉस ऑफ लैंग्वेज हो, क्राफ्ट हो, इंटर ट्राइबल जो राइवलरी है वो भी एक आपका चैलेंज है। एनवायरमेंटल कंसर्न अगर देखें तो एक जगह पे जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो 7-8 स्टेट है, इनका जो आपका जियोग्राफिकल कंडीशन है काफ़ी फ्रेजाइल है और बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच जगह है। तो इससे क्या होता है, आपकी अगर ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल हुआ तो उससे जो इकोसिस्टम है उसमें हम एक फ्रेजाइलिटी देख सकते हैं, वेस्ट का पोल्यूशन देख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन जैसे जो मुद्दे हैं वो बन सकते हैं। देन सिक्योरिटी एंड इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, जैसे कन्फ्लिक्ट इन म्यांमार, ये सीधा क्या करता है, इम्पैक्ट करता है ऑफ नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी कंडीशन, जो डेटर करती है टूरिस्ट को। देन इकोनॉमिक जो बैरियर है, तो लिमिटेड फंडिंग होना, हाई डिपेंडेंसी होना ऑन सेंट्रल ग्रांट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर सस्टेनेबिलिटी का एक इशू देख सकते हैं कि हम जो भी हमारा कल्चर है उसको ओवर कॉमर्शियलाइजेशन नहीं करना है, नहीं तो कल्चर क्या होगा, एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिससे कल्चर की जो वाइब्रेंसी है वो ख़राब होंगी। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्मिनोलॉजी में हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है, ऑलरेडी बताया, एनुअल फेस्टिवल है जिसको 10 दिन के लिए मनाया जाता है इन नागालैंड इन किसामा हेरिटेज विलेज 1 से 10 तारीख तक। ओके, देन कितने मेजर ट्राइब्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं, 17 मेजर ग्रुप्स है, और इसमें भी ध्यान रखिएगा सब ग्रुप्स भी रहते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखे तो लॉन्च किया गया था 91 में लुकिस्ट पॉलिसी के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया था, बाद में इसको रीनेम करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया, और तभी से इसमें क्या है, ज़्यादा एक्टिव फोकस किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। फिर मोरुंग क्या है, MORUNG मोरुंग क्या है, तो इससे ये मोरुंग जो है आपका कम्युनिटी हॉल है, ट्रेडिशनल नागा कम्युनिटी हॉल और डॉर्मिटरीज, जहाँ यूथ क्या करते हैं, डिफरेंट स्किल सीखते हैं, फोकलोर हो गया, फोकटेल हो गया, ये सभी चीज़ें पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फिर जो सोशल नॉर्म है उनको भी सिखाया जाता है। किसामा हेरिटेज विलेज ऑलरेडी बताया कि परमानेंट वेन्यू है ऑफ दी हॉर्नबिल फेस्टिवल नियर कोहिमा। ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल का जो वेन्यू है वो फिक्स है किसामा हेरिटेज विलेज में। ओके, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो हम देख सकते हैं इन नागालैंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अभी नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल 17 जो मेजर ग्रुप्स है उनको,
तो आपका एकजुट करती ही है। इसी के साथ जो नॉर्थ ईस्ट का पहचान है उसको भी बताती है कि किस तरीके से आपके एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है और सभी लोग कितना मिलजुल के अपने कल्चरल वाइब्रेंसी को सेलिब्रेट करते हैं। देन लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो इसमें हम एक कलेक्टिविज्म को देख सकते हैं, एक कम्युनिटेरियनिज्म को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कम्युनिटी है एक साथ मिल के अपने जो कल्चर है उसके प्राइड को फील करती है, उसको शोकेस करती है, उसको लोगों को दिखाती है और उससे जो कल्चरल वाइब्रेंसी है वो प्रोटेक्ट होता है, प्रिजर्व होता है। तो ये क्या है, एक लर्निंग है कि आज के जो इंडिविजुअलिज्म का ज़माना है उसमें जो कम्युनिटेरियन आइडियाज़ है या फिर ग्रुपिज्म जो है, जो कलेक्टिविज्म है, वो अभी भी हम नॉर्थ ईस्ट से सीख सकते हैं। फिर एक सिंक्रेटिज्म को भी हम इसमें देख सकते हैं। तो सिंक्रेटिज्म क्या होता है, जो एक फ्यूज़न रहता है। तो आज अगर हम नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसमें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा प्राधान्य में रहती है। इसी के साथ इंटरनेशनल रॉक कॉन्सर्ट होना, मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप जैसे चीज़ों की डेवलपमेंट भी देखी जाती है। ओके, देन इसमें डायमेंशन में देखें तो सोशल डायमेंशन में हम देख सकते हैं कि जो कल्चर है, ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। जो वुमेन है उनको उनका जो लोकल इकोनॉमी में जो योगदान है, जो रोल है, वो हम देख सकते हैं, वीविंग का, क्राफ्टिंग का। देन यूनिटी एमोंग डाइवर्सिटी देख सकते हैं एमोंग दिस 17 ट्राइब्स हु कम टुगेदर टू सेलिब्रेट देयर कल्चरल वाइब्रेंसी। पॉलिटिकली देखें तो नॉर्थ ईस्ट का जो इंटीग्रेशन है वो मेन स्ट्रीम इंडिया में हो रहा है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया लेवल में पता है कि लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का जो कलरफुल कल्चर है उसमें से एक फेस्टिवल है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फिर पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी भी हम देख सकते हैं। लीगली देखें तो जो आपके नागालैंड के प्रोडक्ट्स है, जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, उनका बहुत सारे प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, जिसको नहीं मिला है उसको दिया जाना ज़रूरी है ताकि लोग लीगल प्रोटेक्शन दिया जा सके ऑफ लोकल इकोनॉमी। देन जो ट्राइबल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आर्टिकल 371A दिया गया है जिसके तहत नागालैंड को कुछ स्पेशल पावर मिलती है, स्पेशल स्टेटस मिलता है। एथिकल अगर देखें तो इससे क्या है, जो नॉलेज सिस्टम है, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, उसको हमें रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और विकास कैसे करना है, विदाउट कल्चरल इरेजर। और एथनिक टूरिज्म, इको टूरिज्म, इनको प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो। इंटरनेशनली देखें तो एशियन नेशन से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर एक सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन भी होता है, जैसे UK, फ्रांस वगैरह वगैरह देशों से भी लोग जो है विजिट करने आते हैं। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सपोर्ट इकोनॉमी, जैसे कॉफ़ी हो, बैम्बो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो, टूरिज्म मल्टीप्लायर इफेक्ट हम देख सकते हैं। क्योंकि टूरिज्म के वजह से क्या है, टूरिज्म का अपना मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है। जैसे आपके कम्युनिकेशन में आपकी जॉब निकलती है, फिर आपके जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ओके, फिर लोकल जो क्राफ्ट है, तो ये सभी चीज़ें बूस्ट होती है। बाकी आप NCERT अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो क्या किताबें पढ़ेंगे जिससे आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर होंगी। प्लस अगर हम सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखें तो GS पेपर 1, 2, 3, 4 सभी से ये कनेक्ट करता है। वे फॉरवर्ड में हमें क्या देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेशन लाना है, मतलब फास्ट ट्रैक कंप्लीटेशन करना है ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, रेलवे, रोडवे, एयरवेज एसेट्रा। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करना ज़रूरी है, लोकल जो भी हमारे ट्राइब्स है, पीपल है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको, ताकि उनका पूरा बेनिफिट उन्हीं को मिले और जो एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी होती है वो प्रोटेक्टेड रहे और एक इंटरनेशनल मार्केट मिले। और जो टूरिज़्म है उसको सस्टेनेबल बनाना है। स्ट्रिक्टली जो कैरिंग कैपेसिटी होता है एक रीजन का, उससे ओवर नहीं करना है, नहीं तो जो आपका एनवायरनमेंट है या फिर इकोलॉजी है वो ख़राब हो सकती है। फिर एक डिजिटल जो इंटीग्रेशन है वो हम कर सकते हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट की जो भी आर्टिजन्स प्रोडक्ट है उनको हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इंटरनेशनल मार्केट पे उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको हम और इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं टू कनेक्ट विथ डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड टू शोकेस आवर वाइब्रेंसी दैट इंडिया का जो आपकी डाइवर्सिटी है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है, जो प्लूरलिज्म है, वो हम किस तरीके से प्राइड के साथ सेलिब्रेट करते हैं वो हम दिखा सकते हैं। क्योंकि जो एथनिक आपकी जो आइडेंटिटी है वो वर्ल्ड लेवल में दिखानी काफ़ी ज़रूरी है। हम लोगों को एक लेसन दे सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब कि किस तरीके से हमने
हमारे जो ट्राइबल भाई बंधु हैं उनको प्रोटेक्ट किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है अबाउट राइट टू डिस्कनेक्ट। तो राइट टू डिस्कनेक्ट से आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आजकल का जो ज़माना है, आज का जो समय है, बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल सर्जेंस, तो उसमें अभी हर चीज़ में हम टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन है उसको देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होने की वजह से क्या है, कोई भी जो इकोनॉमिक वेंचर है वो अपने वर्कर को ऑलमोस्ट क्या है 24/7 कनेक्ट करके रखना चाहता है या फिर कनेक्टेड रहता है। कि जो वर्किंग आवर होता है, पहले ऐसा था कि आपने 9 to 5 जॉब किया, उसके बाद कोई आपका कनेक्शन नहीं रहता है, फिर नेक्स्ट डे हम ऑफिस जाएंगे। लेकिन अभी मोबाइल फ़ोन होने की वजह से, इंटरनेट होने की वजह से, पर्सनल आपका कंप्यूटर होने की वजह से जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट हर समय बना रहता है। बॉस का कॉल रात को भी आ सकता है, ईमेल रात को भी आ सकती है, कोई टारगेट दे दिया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉई है वो क्या है आपका प्रॉब्लम में आ सकता है। उसका जो फिज़िकल और या फिर मेंटल और इमोशनल जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो उसको उसके ऊपर ही ये आर्टिकल बात करता है, जिसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। तो इसका मेन जो सब्सटेंटिव पार्ट है वो यही बात करता है कि द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। तो अभी जो राइट टू डिस्कनेक्ट है उसके बाद बारे में कोरोना के बाद से ही काफ़ी चर्चे में ये रहा है, बिकॉज ऑफ जो वर्क फ्रॉम होम है या फिर जो आपका डिजिटल मोड में जो काम है वो शिफ्ट हो गया था, ट्रांजिशन हो गया था। तो तभी से क्या है, एक आपकी जो मेंटल टेंशन है या फिर ट्रोमा है या फिर जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके रिगार्डिंग काफ़ी चर्चाएँ होने लगी। और तभी क्या हुआ, जो 2025 हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया बाय एमपी सुप्रिया सुले जी। तो एनसीपी के वो लीडर है, तो एमपी है एनसीपी पार्टी से। तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, जो आपके गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं, वो आपकी रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं, अपोजिशन पार्टी से भी हो सकते हैं, लेकिन वो एमपी है, मिनिस्टर नहीं है, तो उस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो देखा जाना है अभी इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें चर्चा चल रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है राइट टू बिल का, कि जो एम्प्लॉई है एक कंपनी के, उनको एम्पावर करना कि वो वर्किंग आवर के बाद जो ईमेल है, कॉल है, मैसेज है, उनको इग्नोर कर सके और वर्किंग आवर के अंदर ही सारा काम हो विदाउट फेसिंग एनी डिसिप्लिनरी एक्शन। तो इसमें अभी कॉरपोरेट रेस्पॉन्स अगर देखें तो इसमें मिक्स रेस्पॉन्स है। कोई कॉरपोरेट हाउस का कह रहा है कि ये सही है, होना चाहिए। ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग तो ये लॉजिकली इसी कंक्लूजन में है कि वर्किंग आवर के बाद आपका जो राइट टू डिस्कनेक्ट है वो रहना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें हम देख सकते हैं कि एक शिफ्ट देखने को मिला है कि जो आपका वर्क फ्रॉम होम है, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो तो उसमें भी कोई पर्टिकुलर टाइम रहेगा, तो उसी टाइम के अंदर जो काम है वो किया जाएगा। और उससे क्या है, जो लोगों की हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी है वो ठीक रहेंगी। तो अगर एक इंसान एनी टाइम एक्टिव मोड में रहता है या फिर उनको ये चिंता रहती है कि उनको कभी भी काम करना पड़ सकता है, वर्किंग आवर से पहले, वर्किंग आवर के बाद में, तो इससे क्या होता है, एक इंसान एनी टाइम उस सोच में रहता है और उससे क्या है, वो पर्टिकुलर इंसान ना तो वर्क में अच्छी तरीके से अपने आप को नियोजित कर सकता है, ना घर में अपने आप को नियोजित कर सकता है। तो इससे हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। तो पर्टिकुलरली जब टाइम बांध दिया जाएगा कि इस आवर से इस आवर के बीच ही वर्किंग आवर है, तो उसी समय मेल हो, फ़ोन कॉल हो, मैसेज हो या फिर जो बाकी काम है वो पर्टिकुलर इंसान कर पाएगा। उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एनी टाइम वो एक्टिव मोड में नहीं रहेगा, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी जो है वो सही रहेगी और जो मानसिक तनाव है वो कम रहेगा। तो अभी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर इस इशू का देखें तो अर्ली ओरिजिन देखें तो पहले आपका जो टेलीवर्क एज आया 1990s में, क्योंकि उसी समय क्या है, इंटरनेट का, टेलीफोन का जो सर्च है वो ज़्यादा रहा था। तो इसीलिए क्या था, उस समय इतना ज़्यादा लोड तो नहीं था, इसका शुरुआत हुआ था इस तरीके का, जो डिस्टेंट वर्किंग है या फिर घर से फ़ोन कॉल को अटेंड करना फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। अभी फ्रेंच को देखें तो फ्रेंच क्या है, एक पायोनियर की तरह काम कर रहा है। 2017 में ही फ्रेंच ने क्या किया, लेबर लॉ में रिफॉर्म लाया और जो डिफरेंट कंपनी है उनको मैंडेट दिया कि ओवर 50 अगर एम्प्लॉई है एक कंपनी में तो उनको जो डिस्कनेक्शन पॉलिसी है उसको बनाना पड़ेगा। फिर ये सही, यही चीज़ जो है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये यूरोप में एक्सपेंड हुआ 18 से 22 के बीच।
इटली ने 17 में, स्पेन ने 18 में, बेल्जियम ने 22 में, पुर्तगाल ने 21 में अब इसको अपनाया। और इसका अगर वर्किंग आवर्स के बाद कोई अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए फ़ाइन का प्रोविज़न भी रखा गया। तो ग्लोबल लेवल में अभी 2020 के बाद देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी 2024 में ऐसा जो लॉ है उसको लाया गया। फिर कनाडा के ओंटारियो जो सिटी है उसमें भी 2022 में ये लाया गया। देन लैटिन अमेरिका का कोलंबिया में इसको लिया गया, फिलीपींस में प्रपोज्ड है। तो ये इस तरीके के जो प्रोविजंस है राइट टू डिस्कनेक्ट अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट रीजन में लिया जा रहा है। और अभी बारी है इंडिया का, तो इंडिया ने बिल प्रपोज किया है, तो देखा जाना है कि प्राइवेट मेंबर बिल है ये पास होता है या नहीं होता है, तो वो देखा जाना ज़रूरी है। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें अगर देखें तो इकोनॉमिक एंड सेक्टोरल चैलेंज देखी जा सकती है, जैसे सेक्टर्स लाइक आईटी, फाइनेंस, कस्टमर सर्विसेज, तो हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये जो सर्विसेज है इमरजेंसी टाइप की सर्विसेज है जिनको 24/7 जो ऑपरेशन है वो रहना ज़रूरी है। तो इससे अभी ये चीज़ इंश्योर करना ज़रूरी होगा कि जो आईटी, फाइनेंस, कस्टमर सर्विसेज, हेल्थ केयर रिक्वायर्ड जो सर्विसेज है उसमें किस तरीके से जो टाइम है उसको मेंटेन किया जाए। क्या इसमें डबल शिफ्ट हो या फिर क्या इसमें आपके सिर्फ डे में काम होगा, नाइट में काम नहीं होगा। अगर नाइट में काम नहीं होता है तो इससे एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्स होता है, तो जैसे अमेरिका ने हमारे देश से आउटसोर्स किया है, तो अमेरिका में जब दिन होता है यहाँ रात होती है, तो तब क्या है इधर नाइट शिफ्ट लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो नाइट शिफ्ट में रहेंगे उनको सिर्फ वर्किंग आवर्स के अंदर ही कॉल अटेंड करना है, नॉट बिफोर और आफ्टर दैट। फिर एक कल्चरल बैरियर हम देख सकते हैं। तो हमारे देश में क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करने को डेडिकेशन माना जाता है, इसको वर्कलोड नहीं माना जाता है। इसको सराही जाती है कि एक इंसान अपने क्या है 4 घंटे 5 घंटे सो के भी काम कर रहा है, लेकिन उससे पर्टिकुलर जो इंसान है उसके मेंटल फिजिकल हेल्थ में क्या असर पड़ सकता है उस चीज़ को एनालिसिस नहीं किया जाता है और इसको सराहा जाता है कि ये डेडिकेशन देखो इस इंसान का। तो एक कल्चरल बैरियर भी हम देख सकते हैं। फिर एक एनफोर्समेंट इशू भी देखा जा सकता है कि रीज़नेबल कांटेक्ट मतलब कितना कब कांटेक्ट करना है, क्या इमरजेंसी क्या रहेगी, तो ये सभी चीज़ को एनफोर्स करने में भी अपने आप में क्या है एक प्रॉब्लम रहेगा। और जो कंपनी है उसको मॉनिटर कौन करेगा वो भी एक बड़ी बात है, वो भी देखा जाना ज़रूरी है। अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय कभी आपका ध्यान रखिए कि उसको वर्किंग आवर के बाद अगर एंगेज किया जा रहा है तो वो अगर कंप्लेन करता है उसके अगर इन फ्यूचर एक्शन लिया जाता है या फिर उसको फायर कर दिया जाता है तो वो क्या करेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम इसमें देखी जाती है। फिर सोशल एंड जेंडर एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वुमेन क्या करती है, अभी मैन तो क्या है ऑफिस से आने के बाद घर पे समझ लीजिए कि रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो वुमेन है वो ऑफिस से आने के बाद में भी आपकी अनपेड डोमेस्टिक वर्क कर रही है। उसके उपरांत अगर उनको फ़ोन आता है तो उससे उनका जो बर्नआउट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल गैप हम एक देख सकते हैं कि आपका जो आज के समय पे ऐप है कंस्टेंट कनेक्ट करके रखते हैं और उसके लिए आपका जो यूनिवर्सल गिग लॉ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आपके डिफरेंट जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज ही है, तो ये एक इंटरनेशनल चेन है, ओके और इन इंटरनेशनल चेन्स को किस तरीके से मतलब आपका रेगुलेट किया जाएगा। तो अभी ऐसा सर्विसेज भी है जो आपकी जिनका हेडक्वार्टर बाहर है, ओके जो सर्विस इंडिया में भी देती है, डिफरेंट रीजन में भी देती है, तो उनमें जो भी लोग एम्प्लॉय होते हैं वो गीग वर्कर है, तो उनको कैसे कवर किया जाएगा, उसके लिए क्या कोई यूनिवर्सल लेबर लॉ बनेगा, तो वो देखना ज़रूरी रहेगा इसमें। ओके तो और इसी के साथ क्या है जो आपका राइट टू डिस्कनेक्ट है, तो उसमें और क्या चैलेंज है, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेड ऑफ्स। तो जो आपकी स्पेशली जो इमरजेंसी सेगमेंट है उनको किस तरीके से टेकल किया जाएगा, तो वो भी देखना ज़रूरी रहेगा। बाकी जो भी आपकी टर्म है राइट टू डिस्कनेक्ट ऑलरेडी बताया कि वर्किंग आवर के बाद जो डिस्कनेक्ट करना है उसको हाइब्रिड मॉडल भी ले सकते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे 3 दिन ऑफिस 2 दिन होम ऐसा किया जा सकता है जिससे वर्क लाइफ जो है वो बैलेंस रहेगा। और इसी के साथ क्या है एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जो मेजरमेंट है वो भी ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय मेजरिंग परफॉर्मेंस बाय एनर्जी एंड इम्पैक्ट रादर देन आवर्स, कि कितना
कोई एम्प्लॉई है जो 2 घंटे में 6 घंटे जितना काम कर सकता है, तो उसको 2 घंटे में अगर काम कर लिया तो बाकी और 4 घंटे उसको एंगेज नहीं करना है। तो मेजर करना है बाय परफॉर्मेंस, बाय देयर परफॉर्मेंस, कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट बाय वर्किंग आवर। इम्पैक्ट मैट्रिक भी देखना ज़रूरी है कि क्या आउटकम निकल रहा है। ओके, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट डायमेंशन में देखें तो क्या अच्छा होगा राइट टू डिस्कनेक्ट आने से? फैमिली बॉन्ड बढ़ेगी, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, जेंडर इक्विटी देखा जाएगा, वुमेन के अंदर जो डुअल बर्डन है वो कम होगा। पॉलिटिकली देखें तो स्ट्रेंथन करना है लेबर राइट्स को, काफ़ी ज़रूरी है। लीगली देखें जो लॉ चाहिए, जो लेबर कोड्स है, उसमें हमें इस तरीके के राइट टू डिस्कनेक्ट को ऐड करना होगा। एथिकली देखें तो ह्यूमन को मशीन की तरह यूज़ नहीं करना रहेगा, वो मशीन नहीं है, उनको उनका जो डिग्निटी है उसको रेस्पेक्ट करना, प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना, उनका जो पर्सनल टाइम है उसको रेस्पेक्ट करना ज़रूरी रहेगा। फिर इंटरनेशनली देखें तो डिफरेंट नेशन जिस तरीके से पॉलिसीज़ ले रही है उससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिकली देखें तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट होंगी। क्यों बूस्ट होंगी? क्योंकि एक इंसान क्या है, 6 घंटे जब काम करेगा बेटर काम करेगा, लेकिन उसको ये लगेगा कि मैं 6 घंटे काम करने के बाद भी मालिक मुझे फिर से कॉल करने वाला है, मैसेज करने वाला है, ईमेल करने वाला है, तो वो क्या होगा, बेटर अपने आप को काम में नहीं नियोजित करेगा, क्योंकि वो 24/7 में 7 ही ड्यूटी में है जैसा उसको फील होगा। ओके, तो बाकी आप जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझने के लिए आप एनसीईआरटीज़ को पढ़िए, कौन से किताब पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर, उसके अंदर क्या आपको मिलेगा, वो सभी इसमें मेंशन की है। फिर सिलेबस के हर पार्ट से लिंक है, कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो राइट टू डिस्कनेक्ट से सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से गवर्नेंस इसको फर्दर लॉ बनाएगी, इम्प्लीमेंट करेगी, इवैल्यूएट करेगी, उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, एक कल्चरल शिफ्ट लाना ज़रूरी है, सिर्फ लॉ सफिशिएंट नहीं होगा। हमारा कल्चर ही ऐसा है, प्रेजेंटिज्म का कल्चर है। तो प्रेजेंटिज्म कि आप जितना दिखाओ, मतलब अपने आप को आप जितना प्रेजेंट हो, लोगों को लगता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन उससे काम नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो एक ब्लैंकेट लॉ बनाने से नहीं होगा, क्योंकि आईटी है, इमरजेंसी सर्विसेज है, जो अभी बताया, हेल्थ हो, बैंकिंग हो, इनके लिए डिफरेंट आपकी प्रोविजंस लगेंगी। फिर डिजिटल हाइजीन लाना ज़रूरी है। तो डिजिटल हाइजीन में क्या है, आपके सेंड लेटर फीचर का प्रोविज़न रहना चाहिए। ओके, तो और क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करनी ज़रूरी है, लोगों को एजुकेट करना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को ही, कि राइट टू डिस्कनेक्ट जैसा भी राइट आज के डिजिटल समय पे आ सकता है और उसको रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है फ्रॉम बोथ दी पार्टीज़। तो बाकी इसी तरीके से और भी आर्टिकल 7-8 आर्टिकल है, तो इसको भी आप देखिएगा। ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगी। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेन आर्ग्यूमेंट, सब्सटेंटिव पार्ट, देन हिस्टोरिकल, इसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या इवोल्यूशन है, देन चैलेंजेस क्या है, देन की टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, देन डायमेंशंस क्या रहेंगे, क्या पढ़ना है आपको एनसीईआरटी से, सिलेबस से कैसे लिंक है, और इसका वे फॉरवर्ड। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।